नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एके कैंपस पर। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में हम मेवाड़ राजवंश का इतिहास पढ़ रहे थे। अब उसमें महाराणा उदय सिंह को हम पूरा कर चुके थे। अब कल एक बात जो थी वो बताना रह गई थी। दोस्तों, चित्तौड़ का जो युद्ध हुआ था जिसमें अकबर का सामना जयमल और फत्ता से हुआ था, तो अकबर जो था जयमल और फत्ता की बहादुरी से बहुत प्रभावित हो, तो अकबर ने जयमल और फत्ता की बहादुरी को दिखाने के लिए इन दोनों की गजारूढ़ मूर्तियों का निर्माण करवाया। जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मतलब हाथी पे बैठे हुए दो मूर्तियों का निर्माण करवाया और इन्हें आगरा के किले के बाहर स्थापित किया। वर्तमान समय में दोस्तों जयमल और फत्ता की जो गजारूढ़ मूर्तियां हैं, यह बीकानेर के किले जूनागढ़ में स्थित है। वर्तमान में ये मूर्तियां कहाँ स्थित है? बीकानेर के किले जूनागढ़ में स्थित है। तो दोस्तों, महाराणा उदय सिंह जो था वो पूरा हुआ। अब मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि महाराणा उदय सिंह का जो पुत्र था जगमाल किसका पुत्र था? रानी धीरबाई। रानी धीरबाई थी, ये थोड़ी अधीर थी। यह अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ की राजगद्दी पे बैठाना चाहते थे। दोस्तों, उदय सिंह भी रानी धीरबाई से बड़ा प्रेम करते थे, तो इनकी कहने पर उन्होंने जगमाल को मेवाड़ का युवराज घोषित कर दिया था। अब दोस्तों, 1572 ईस्वी में उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब उदय सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके अंतिम संस्कार में जगमाल जो है यह उपस्थित नहीं होता। इस बात से जो मेवाड़ के दरबारी थे और सामंत सरदार थे, वह सब क्या है, इससे बुरा मान जाते हैं और जगमाल को मेवाड़ राजवंश का योग्य उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर देते हैं। उनका ध्यान फिर आता है अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जो उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, और सब सरदार सामंत मिलके महाराणा प्रताप को मेवाड़ की राजगद्दी पे बिठा देते। तो दोस्तों, आज हम मेवाड़ के शेर, हल्दी घाटी के शेर, मेवाड़ केसरी या वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इनका नाम स्वाभिमान, आत्मसम्मान से जोड़ा जाता है और राजस्थान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसने भारत के बादशाह अकबर से लोहा लिया और उसके सामने कभी सर नहीं झुकाया। हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी महाराणा प्रताप सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं महाराणा प्रताप। सबसे पहले महाराणा प्रताप के उपनाम, इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है? वीर शिरोमणि, हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़ केसरी, या मेवाड़ का रक्षक। इन्होंने जीवन पर्यंत अपना सर अकबर के सामने नहीं झुकाया, अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। अब दोस्तों, थोड़ा सा इनका परिचय लेते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था कि इनके पिता कौन थे? राणा उदय सिंह, और इनकी माता कौन थी? माता थी इनकी जयवंता बाई, और इनकी पत्नी का क्या नाम था? अजबदे। अब दोस्तों, महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया है, कुंभलगढ़ किले के बारे में 3 महत्वपूर्ण चीजें। एक तो महाराणा कुंभा का निवास स्थल, दूसरा उदय सिंह का
राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ के दुर्ग में। और तीसरा, महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? बादल महल में, बादल महल। ये कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ के दुर्ग में। अब जन्म कब हुआ था इनका? 9 मई 1540 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी में। अब 1540 ईस्वी जो था, उसी साल उदय सिंह जो थे वो मेवाड़ की राजगद्दी पे बैठे थे। उन्होंने बनवीर की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी पे अधिकार किया था। अब दोस्तों, इनके बचपन का जो नाम था, बचपन का नाम वो था कीका। कीका को स्थानीय भाषा में कहते थे छोटा लड़का। आज भी कुंभलगढ़ के आसपास के क्षेत्र में छोटे बच्चों को क्या नाम दिया जाता है? कीका नाम ही दिया जाता है। अब दोस्तों, महाराणा प्रताप के सबसे घनिष्ठ दोस्त या सबसे घनिष्ठ साथी चेतक। आप सभी ने चेतक के बारे में सुना हो, जो स्वामी भक्त था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक का एक पैर कट जाता है। 3 पैरों के साथ में महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा करते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान तक ले आते हैं। अब ये चेतक जो है, ये चेतक काठियावाड़ी नस्ल के, काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े। चेतक घोड़े की नस्ल कौन सी है? काठियावाड़ी। और इनकी मृत्यु के बाद इनकी समाधि जो बनाई गई, मृत्यु के बाद समाधि कहाँ बनाई गई है? बलीचा में, जो कहाँ स्थित है? राजसमंद में। ठीक है, चेतक की समाधि कहाँ स्थित है? बलीचा में। बलीचा कहाँ है? राजसमंद। यह खमनेर के पास एक गांव है। अब दोस्तों, एक बात आती है कि जो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोकुंदा में। गोकुंदा में 28 फरवरी 1572 ईस्वी। अब दोस्तों, चूंकि इनके पिता उदय सिंह की मृत्यु हो चुकी थी, तो इन्होंने राज्याभिषेक का कोई उत्सव मनाया नहीं था। वैसे भी यह जो 28 फरवरी का दिन था, यह होली का दिन था, होली का दिन। फिर इनके राज्याभिषेक का समारोह वो मनाया गया था, वो बनाया गया था कुंभलगढ़ किले में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका राज तिलक जो है वो पूरा विधिवत किया गया था। दोस्तों, यह तो हुई महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। एक तो इनके बचपन का नाम, दूसरा चेतक की नस्ल कौन सी थी, और चेतक की समाधि कहाँ स्थित है, और इनका राज्याभिषेक कब हुआ था और कहाँ हुआ था। अब दोस्तों आते हैं, इन्होंने महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर के सामने अपना सर नहीं झुकाया। अब अकबर जो था भारत का बादशाह बनता है 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में बादशाह बनने के बाद में वह एक अभियान पे निकलता है, जिसके तहत वह गुजरात पर अपना अधिकार कर लेता है। दोस्तों, गुजरात अभियान के बाद में अकबर की नजरें पड़ती है राजपुताना पे और राजपुताना के राजपूत शासकों पे। अब अकबर एक बात बहुत अच्छे से जानता था कि अगर उसे भारत का बादशाह बनना है और उसे अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना है, तो उसे राजपूतों की मदद चाहिए। ऐसा कर्नल जेम्स टोड ने भी कहा है कि अकबर के राज के पीछे या अकबर के बादशाह बनने के पीछे कई लाखों राजपूती तलवारें थी। दोस्तों, अकबर राजपूतों का महत्व बहुत अच्छे से समझता था, तो इसलिए वह यह चाहता था कि वो कैसे न कैसे करके राजपूती शासकों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करे।
अब इसी सिलसिले में कच्छावा के शासक भारमल 1562 ईस्वी में बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। वह पहले राजपूत शासक थे जो अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं और साथ ही साथ अकबर के साथ में वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते हैं। अब दोस्तों अकबर जो था अपना प्रभाव पूरे हिंदुस्तान पे स्थापित करना चाहता था, तो वह क्या करता है, एक नागौर दरबार का आयोजन करवाता है ताकि राजपूताना के सभी राजपूत शासकों के बारे में वह समझ सके, राजपूताना की राजनीतिक स्थिति को वह अच्छे से समझ सके। तो अब दोस्तों हम आते हैं अकबर के नागौर दरबार पे। नागौर दरबार 1570 ईस्वी में आयोजित करवाया गया था अकबर द्वारा। अब अकबर जो था राजस्थान में अजमेर की यात्रा पे आया हुआ था। अजमेर दोस्तों किसके लिए फेमस है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए। किसके लिए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए। अब दोस्तों मैंने आपको तराइन के युद्ध के बारे में बताया था। तराइन का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये मोहम्मद गौरी के साथ में आए थे गजनी से, और यहाँ आके क्या है, एक सूफी संत के रूप में अपना पूरा जीवन गुजारते हैं और इनका एक महत्वपूर्ण स्थल बन जाता है अजमेर। अजमेर में इनकी दरगाह है, वहाँ इनका उर्स लगता है हर साल 6 दिनों के लिए। तो यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो अकबर जो था अजमेर की यात्रा पे आया हुआ था। अकबर जो था राजस्थान के अंदर इसलिए आया था ताकि राजपूतों के मन को वो टटोल सके। अकबर एक साम्राज्यवादी शासक था और वह पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनना चाहता था। अब वो इसको हिंदुस्तान का बादशाह बनने के लिए राजपूताना के शासकों को अपने अधीन करना चाहता था। तो वह देखना चाहता था कि राजपूताना का कौन कौन सा शासक उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और कौन नहीं। तो उसने राजपूताना के सभी राजपूत शासकों को न्योता दिया था नागौर दरबार में उपस्थित होने का। मैंने अभी पहले बताया था 1562 ईस्वी में भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब अकबर यही चाहता था कि दूसरे राजपूत शासक भी उसकी जल्द से जल्द अधीनता स्वीकार कर ले। तो इस नागौर दरबार के अंदर वह मारवाड़ के शासकों को प्रेरित करने के लिए एक शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाता है। शुक्र तालाब का निर्माण करवाता है। दोस्तों जो मारवाड़ का क्षेत्र है यह क्या है कि समय समय पर अकालों से ग्रस्त रहता है। तो अकाल से छुटकारा दिलाने के लिए अकबर एक शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाता है। अब दोस्तों इस दरबार के अंदर बीकानेर का कल्याणमल, बीकानेर का कल्याणमल और जैसलमेर का शासक अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते, लेकिन मारवाड़ का शासक राव चंद्रसेन इस नागौर के दरबार में आता तो है, लेकिन वह अकबर की मनसा भाव जाता है। वह ये देखता है कि अकबर राजपूत शासकों को क्या है, एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, एक दूसरे से लड़वाना चाहता है। तो यह बात राव चंद्रसेन, मारवाड़ के राव चंद्रसेन को पसंद नहीं आती और वह नागौर दरबार छोड़ के चले जाते हैं। अब दोस्तों ये जो मारवाड़ के राव चंद्रसेन हैं, इन्होंने भी अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की। इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप, या इन्हें प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं।
प्रताप का अग्रगामी। दोस्तों हमने छापामार युद्ध के बारे में जाना था। छापामार युद्ध क्या होता है? अचानक से हमला करो और दुश्मन की सेना को खूब नुकसान पहुंचाओ और जल्द से जल्द निकल जाओ। तो यह जो युद्ध पद्धति थी यह महाराणा उदय सिंह ने यूज की थी अकबर की सेनाओं को भगाने के लिए। अब यही रणनीति मारवाड़ के अंदर कौन इस्तेमाल करते हैं? राव चंद्रसेन। अब राव चंद्रसेन भी जो थे यह अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करते हैं और जीवन पर्यंत अकबर से छापामार युद्धों के बारे में टक्कर लेते रहते हैं। इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। दोस्तों ये राव चंद्रसेन जो थे यह महाराणा प्रताप के राज्य अभिषेक में भी उपस्थित हुए थे। तो अब दोस्तों इनके बाद में अपना एक और महत्वपूर्ण आता है। इस समय राणा उदय सिंह भी इस दरबार में शामिल नहीं हुए थे। तो दोस्तों अब अकबर के लिए चुनौती किसकी थी? महाराणा उदय सिंह या मेवाड़ की चुनौती। तो दोस्तों मेवाड़ के जो शासक थे यह अकबर की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहते थे। यह हमेशा अपना जीवन स्वतंत्र होकर जीना चाहते थे और इनके वंश की परंपरा भी यही रही है कि यह अपनी स्वतंत्रता को हमेशा कायम रखते हैं। तो महाराणा प्रताप जो थे वह भी इसी स्वाभिमान के से प्रेरित थे और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अकबर से लड़ते हैं और जीवन पर्यंत उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं महाराणा प्रताप के प्रमुख युद्धों पर। अब इस टॉपिक के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो महाराणा प्रताप के परिचय के बाद में उनके युद्ध है और युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण हल्दीघाटी का युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना को बुरी तरीके से पछाड़ा था। तो दोस्तों अब आते हैं महाराणा प्रताप के युद्धों पर। युद्ध दोस्तों महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य प्रमुख 3 युद्ध हुए थे। एक तो हल्दीघाटी का युद्ध, जो जून 1576 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आया था कुंभलगढ़ का युद्ध, कुंभलगढ़ का युद्ध। यह दोस्तों हुआ था अप्रैल 1578 ईस्वी में। और तीसरा युद्ध हुआ था दिवेर का युद्ध, यह दोस्तों हुआ था अक्टूबर 1582 ईस्वी में। अब दोस्तों इस युद्धों में प्रमुख रूप से कौन कौन सम्मिलित थे? हल्दीघाटी के युद्ध में प्रताप वर्सेस अकबर, इन दोनों की सेनाएं। कुंभलगढ़ के युद्ध में प्रताप वर्सेस शहबाज खान था, शहबाज खान। दोस्तों शहबाज खान ने कुंभलगढ़ पे 3 बार आक्रमण किया था। 1576 ईस्वी में भी किया था, 1577 ईस्वी में भी किया था और 1578 ईस्वी में भी किया था। इसके बाद दोस्तों जो दिवेर का युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह अमर सिंह जो था वो महाराणा प्रताप का पुत्र था और इसका सामना किससे हुआ था? सुल्तान खान से। तो दोस्तों यह 3 युद्ध जो थे वह महाराणा प्रताप से जुड़े हुए हैं और तीनों का हमें अच्छे से अध्ययन करना है। इसमें सबसे पहले हल्दीघाटी का युद्ध। अब हल्दीघाटी का युद्ध जो है यह अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसे बदायूनी ने इसे गोकुंदा का युद्ध कहा है, और अबुल फजल ने क्या कहा है? यह खमनेर का युद्ध था, खमनोर का युद्ध, या इसे बनास का युद्ध भी कहते हैं, बनास का युद्ध। इसके बाद में दोस्तों अपने कर्नल जेम्स टोड
कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने इसको थर्मोपल्ली का युद्ध कहा है। दोस्तों थर्मोपल्ली जो था यह एक सकड़ा दर्रा था। हल्दी घाटी भी क्या है, एक सकड़ा दर्रा था। और यह थर्मोपल्ली का युद्ध जो हुआ था ये यूनान और फारस के मध्य हुआ था। तो इसको उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध से जोड़ा था। वहां भी एक क्षेत्रीय शक्ति के साथ में एक केंद्रीय शक्ति युद्ध करती है। यहाँ भी भारत में मुगल साम्राज्य का युद्ध किससे होता है, राजपुताना के एक छोटी शक्ति मेवाड़ की शक्ति के साथ। तो इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को क्या बोला है, थर्मोपल्ली का युद्ध। और दोस्तों इसे गोपीनाथ शर्मा ने अनिर्णित युद्ध कहा है। अनिर्णित युद्ध मतलब इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला, ना इसमें प्रताप जीते और ना ही अकबर जीते। ऐसा कहना किसका है, गोपीनाथ शर्मा का। दोनों की स्थिति क्या थी, एकदम बराबर। अब दोस्तों कुंभलगढ़ के युद्ध से जुड़ा हुआ कोई ऐसा विशेष नाम नहीं है। जो दिवेर का युद्ध है, दिवेर का युद्ध के साथ में कर्नल जेम्स टोड ने एक इसे अन्य नाम भी दिया है, मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन। और इसे एक और नाम दिया है प्रताप के गौरव का प्रतीक। प्रताप के गौरव का प्रतीक। तो दोस्तों अब अपने आते हैं तो पहले हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप और अकबर की सेनाएं आमने सामने होती है। इस युद्ध में प्रताप स्वयं शामिल थे और अकबर की तरफ से उनके सेना नायक मान सिंह और आशफ खान उपस्थित थे। तो दोस्तों इस युद्ध के बारे में थोड़ा हम जानते हैं। सबसे पहले इसके देखते हैं कारण और इसके बाद इसका महत्व। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, यह जून 1576 ईस्वी में। दोस्तों ये तारीख जो है ये ध्यान रखना अच्छे से, कब हुआ था ये, जून 1576 ईस्वी में। अब इसमें तारीखें भी दो है, एक है 18 और एक है 21। तो आप इनके उलझनों में मत पड़ना, आप ये ध्यान रखना कि जून 1576 ईस्वी में यह हुआ था हल्दी घाटी का। अब इसके कारण जो थे दोस्तों, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था, साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रादेशिक स्वतंत्रता। प्रादेशिक स्वतंत्रता। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, दोस्तों अकबर जो था वह क्या है, हिंदुस्तान का बादशाह बनना चाहता था। वह ये चाहता था कि पूरे हिंदुस्तान के शासक उसके सामने सर झुकाए। तो वह किसी भी शासक को उसके सामने सर उठाए नहीं देख सकता था। साम्राज्यवाद वर्सेस प्रादेशिक स्वतंत्रता। अब इनका अर्थ क्या होता है, दोस्तों साम्राज्यवाद का मतलब वह व्यक्ति जो अपना साम्राज्य बड़े से बड़ा स्थापित करना चाहता। हमने पहले अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था। अलाउद्दीन खिलजी भी क्या है, मेवाड़ के साथ 3 युद्ध करता है और अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था। तो अकबर भी एक साम्राज्यवादी शासक था जो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनना चाहता था। अब उसके सामने चुनौती किसकी आई थी, मेवाड़ की। मेवाड़ जो था वो अपनी स्वतंत्रता के लिए जाना जाता था। मेवाड़ के शासक स्वाभिमानी आत्मसम्मान वाले शासक थे। तो अकबर जो था वह सभी शासकों को अपने सामने झुकाना चाहता था और सभी शासकों को अपने अधीन करना चाहता था। लेकिन प्रताप जो थे वह अपने वंश गौरव की परंपरा को कायम रखते हैं और किसी अन्य के सामने सर नहीं झुकाते, अपना स्वाभिमान सदैव ऊपर रखते। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो कारण बना इस युद्ध का वह क्या बना, साम्राज्यवाद वर्सेस प्रादेशिक स्वतंत्रता। अकबर भारत का बादशाह बनना चाहता था, जबकि महाराणा प्रताप क्या थे, महाराणा प्रताप अपने स्वाभिमान के साथ में अपना राजपाट चलाना चाहते थे। वह किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते।
अब दोस्तों इस युद्ध के अंदर एक छोटी सी शक्ति, मेवाड़ की एक छोटी सी शक्ति एक साम्राज्यवादी शक्ति के सामने खड़ी होती। अब दोस्तों अकबर जो था यह एक कुशल राजनीतिज्ञ था और यह सूझबूझ से काम लेता था। तो यह वैसे तो महाराणा प्रताप से युद्ध करना चाहता नहीं था, वह चाहता था बगैर युद्ध के ही महाराणा प्रताप क्या है उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। इसलिए यह क्या है कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए यह अपनी तरफ से 4 शिष्टमंडल भी भेजता है। तो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे, 4 शिष्टमंडल भेजे थे। सबसे पहला जो भेजा था वो जलाल खां के नेतृत्व में भेजा था। और ये कब भेजा था इसने? सितंबर 1572 ईस्वी में। सितंबर 1572 ईस्वी में पहला शिष्टमंडल आया था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कि वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले और अकबर के राज दरबार में उपस्थित हो। लेकिन दोस्तों महाराणा प्रताप ने जलाल खां की बात को ज़्यादा महत्व दिया नहीं। इसके बाद दूसरा शिष्टमंडल आता है मान सिंह के नेतृत्व में। मान सिंह के नेतृत्व में कब आता है यह? अप्रैल 1573 ईस्वी में। अब दोस्तों मान सिंह जो थे यह कच्छावा शासक थे, आमेर के शासक थे। अब यह महाराणा प्रताप को समझाने आते हैं। महाराणा प्रताप बड़े आदर से इनका स्वागत करते हैं, लेकिन किसी बात की वजह से इन दोनों में अनबन हो जाती है। इस अनबन का नतीजा यह होते हैं कि मान सिंह एक नफरत का भाव पैदा कर लेते हैं महाराणा प्रताप के खिलाफ और अकबर से जाके कहते हैं कि महाराणा प्रताप कभी आपकी बात नहीं मानेगा और केवल युद्ध ही एक रास्ता है। अब दोस्तों मान सिंह के बाद में तीसरा शिष्टमंडल आया था भगवंत सिंह के नेतृत्व में। यह कब आता है? सितंबर 1573 ईस्वी में। फिर इसके बाद चौथा शिष्टमंडल आता है टोडरमल के नेतृत्व में। टोडरमल के नेतृत्व में वो कब आता है? दिसंबर 1573 ईस्वी में। तो दोस्तों यह चारों शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को समझाते हैं कि वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप स्वाभिमानी शासक थे, वह कभी इनकी बात को स्वीकार नहीं करते और आदरपूर्वक इनके मना कर देते। अब दोस्तों यह जो है ये परीक्षा की दृष्टि से शिष्टमंडल हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। इन चारों को पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन सा आया था? जमाल खां, और इसके बाद कौन सा आया था? मान सिंह का, फिर आया था भगवंत सिंह का और लास्ट में आया था टोडरमल का। तो यह याद रखने की दृष्टि से एक आया था 72 ईस्वी में और बाकी आए थे 1573 ईस्वी में। अब इनको याद रखने के लिए दोस्तों जमा भाटो, इससे आप क्या आसानी से इनको याद रख लेंगे। जमा भाटो में ज जो है ये किसके लिए है? जलाल खां के लिए। इसके बाद माँ किसके लिए है? मान सिंह के लिए। अब भाटो में भगवंत सिंह आ जाएगा और टो में आ जाएगा टोडरमल। तो इससे आप क्या है इसको याद भी रख सकते हैं। जमा भाटो अकबर के द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल कौन से थे? जमा भाटो, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत सिंह और अंत में आया था टोडरमल। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। कल इस युद्ध को अच्छे से समझेंगे, इसके बाद कुंभलगढ़ का युद्ध भी करेंगे और साथ ही साथ अपने दिवेर का युद्ध, और कल दोस्तों इस टॉपिक को हम पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही सवाल करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।